हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 18 है और आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जितने भी ऑप्शन हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CO2। क्यों CO2? तो सबसे पहले जानिए कि CaO जो होते हैं इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और जब CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया पानी के साथ कराया जाता है यानी पानी के साथ अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसी को कहते हैं चूने का पानी CaOH2 को। ठीक है, और यदि अगर CH2 में कार्बन मिला दिया जाए यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाए CO2 यानी CO2 प्लस CaOH2 को मिला दिया जाए तो पानी क्या हो जाएगा? दुधिया हो जाएगा। ठीक है, ये दुधिया पानी हो जाता है। ठीक है, तो बन जाता है CaCO3। ठीक है, इस वजह से चूने का पानी जो होता है दुधिया हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि श्वसन किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है जो श्वसन है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई अभिक्रिया का जैसे कि A और B कोई प्रोडक्ट है, अगर ये कोई रासायनिक अभिक्रिया किया उसके फलस्वरूप जो उत्पाद बना, सपोज दैट A और B उत्पाद बना और उत्पाद बनने के साथ ही अगर एनर्जी निकलती है या तो एनर्जी निकलेगी या तो हीट एनर्जी निकले तो इस तरह की अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और उष्माक्षेपी अभिक्रिया में हीट बाहर निकलती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और उष्माशोषी अभिक्रिया जो है यानी उष्मा को लेकर, ठीक है, कोई रासायनिक अभिक्रिया A और B है। ठीक है, इसमें हम इस प्रकार एरो दिए, उष्मा को अवशोषित करती है, उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्माशोषी कहते हैं, यानी उष्मा का श्वसन करके जो अभिक्रिया करे उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई दो प्रोडक्ट आपस में अभिक्रिया कर एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इसे कंबाइंड भी कहते हैं। A और B है, बना लिया नया प्रोडक्ट AB। ठीक है, तो यहाँ संयोजन हो गया दोनों का। ठीक है, ये और ये मिलकर ये संयोजन करके AB बना लिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आदर्श गैसों की ऊर्जा किस पर आधारित होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ताप, दाब, आयतन, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताप। क्यों ताप हो जाएगा? क्योंकि बाकी जो दाब और आयतन है इन सब में परिवर्तन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, दाब तो कम ही हो जाता है। आदर्श गैस किसको कहते हैं? जो कि तीनों गैस लो को, गैस के जितने भी लो हैं सबके नियम का अगर पालन करते हैं तो उसे ही आदर्श गैस कहते हैं। जैसे PV बराबर NRT, ये जो है जो आपके बॉयल्स लो होते हैं, चार्ल्स लो हैं और एवोगाड्रो लो, इन सभी लो को फॉलो अगर करते हैं ये आदर्श तो वो आदर्श गैस कहलाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए टेम्परेचर है, इसी वजह से जो है किस पर आधारित है? ये टेम्परेचर पर आधारित है। ठीक है, तो आदर्श गैस समझ जाइएगा PV बराबर NRT, यानी ये आदर्श गैस है, यानी गैस के सभी नियम को फॉलो करता है ये। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम किस आवर्त के तत्व हैं। ऑप्शन है तीसरे, चौथे, दूसरे, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा कि ये कौन से आवर्त के। सबसे पहली बात आपको 1 से लेकर 30 तक कम से कम पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जितने भी अभी तक प्रश्न बनते हैं, मैक्सिमम जितने भी प्रश्न बनते हैं 30 के अंदर ही कोई भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 30 तक, इसलिए परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या अगर आपको याद होगा कि 12 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं इसका, तो 2 8 और कितना हो जाएगा? 2 8 हुआ 10 और 10 2 12। ये हमने निकाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जितने भी ये हमने निकाले ये सभी आवर्त की संख्या है। आवर्त की संख्या 1, आवर्त की संख्या 2, आवर्त की संख्या 3। किसी भी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद जो उसकी आवर्त संख्या होती है, तो जितनी आवर्त संख्या है मतलब जितना जो ये कक्षों की संख्या है उसे वही संख्या क्या कहलाएगी? आवर्त संख्या। कक्षों की संख्या ही कहलाती है आवर्त संख्या। तो कक्षों की संख्या 1, कक्षों की संख्या 2, कक्षों की संख्या 3, तो कितने हो जाएंगे मैग्नीशियम के आवर्त? 3 हो जाएंगे। ठीक है, आवर्त क्या, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो इस प्रकार लाइन है खड़ा वाला, ठीक है, इसको ग्रुप बोलते हैं। और इस प्रकार जो है इस प्रकार आवर्त हो गए, तो 7 आवर्त होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है विकृति, प्रतिबल, दाब, कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1। क्यों 1 हो जाएगा मैं बताता हूं। जो कि क्या कहा गया है कि राशि का मात्रक नहीं है। देखिए, प्रतिबल हो, दाब हो, दोनों का ही मात्रक होता है। जैसे प्रतिबल का SI यूनिट होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और दाब का क्या होता है? पास्कल। बट अगर विकृति का देखें ना तो विकृति का नहीं होता है, या फिर कहीं कहीं पे आप अगर सर्च करोगे, कहीं कहीं देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 mm रहता है। ठीक है, इस प्रकार का रहता है, लेकिन मैक्सिमम आपको यही मिलेगा कि विकृति की कोई भी मात्रक नहीं होती है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है मनुष्य के हाथ, कैंची, प्लास, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के हाथ। ठीक है, जो उत्तोलक होते हैं क्या होते हैं, जहां पे आपका फलक्रम, ठीक है, ये तीन, एक मैंने एक लाठी बनाया, एक तरफ फलक्रम रखा, फलक्रम, लोड और एफर्ट, ठीक है, तीन चीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये हर तरह की श्रेणी में अलग अलग होती है। तो तीन श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तीनों ही श्रेणी में आपको फलक्रम, एफर्ट और लोड देखने को मिलेंगे। जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उसके एग्जांपल होते हैं हाथ। ठीक है, और जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं वो हैं आपके ये जो कैंची आप देख रहे हो ऑप्शन में और प्लास, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उसमें फलक्रम बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो होता है एल जो है यानी लोड बीच में पड़ता है, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में एफर्ट जो होते हैं वो बीच में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण क्या है, जो न्यूटन का दूसरा लॉ, ठीक है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसी का जो परिभाषा, उसी को डिफाइन करता है ये संवेग संरक्षण का नियम, और जो रॉकेट है उसी पर आधारित है। ठीक है, परिवर्तन होता है। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ में है ना, संवेग में परिवर्तन होता है जिसकी वजह से हमें चोट कम लगती है या अधिक लगती है। ठीक है, वो संवेग संरक्षण के कारण ही होता है, वो न्यूटन के सेकंड लॉ का भी क्या करता है, ये परिभाषित करता है। ठीक है, संवेग संरक्षण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या होती है। ऑप्शन है अनंत होती है, शून्य होती है, एक और अनंत के बीच होती है, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनंत होती है। ठीक है, आपने समतल दर्पण देखा होगा। ठीक है, एक समतल दर्पण है, ठीक है, उसके सामने कोई भी दर्पण हो, कहीं भी आप कोई भी, चाहे अवतल दर्पण हो, समतल दर्पण हो, हर दर्पण में आपको मैक्सिमम क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। एक होते हैं अनंत, जहां से प्रकाश आ सकती है, अनंत से आ सकती है, वक्रता त्रिज्या होती है, वक्र यहाँ पे कोई भी मिरर हो, चाहे अवतल दर्पण हो, समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, मिरर के पास होता है पोल, और सी और पी के बीच होता है हमेशा एप यानी फोकस। ठीक है, तो ये जो समतल दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जनन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, क्रॉसिंग ओवर, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अब क्या है अर्धसूत्री विभाजन, जो कोशिका होती है वो अपनी संख्या में वृद्धि विभाजन करके करती है, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, विभाजन करके करती है। ठीक है, और जो विभाजन होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो समसूत्री विभाजन हो सकते हैं या तो अर्धसूत्री विभाजन हो सकते हैं। ठीक है, जो समसूत्री विभाजन होते हैं, ठीक है, अगर कोई कोशिका है उसमें अगर विभाजन हुआ, ठीक है, एक कोशिका टूट के दो कोशिका बना, ठीक है, तो दो कोशिका में जितना क्रोमोसोम की संख्या होती है, जितना, जैसे इसमें 46 है, एक पेरेंट से दो सेल बने, डॉटर सेल बने। ठीक है, दोनों में एक से भले दो विभाजित होकर दो बन गए, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट्स की और जो डॉटर सेल्स होती है उसकी सेम होती है, इसमें समसूत्री विभाजन में। ठीक है, समसूत्री विभाजन में। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, इसके जस्ट डिफरेंट होते हैं। जैसे पेरेंट में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, ये विभाजन करके कितने डॉटर सेल बनाए, दो डॉटर सेल बनाए, और यानी हालांकि टोटली दो से फिर दो बने, यानी टोटली 4 डॉटर सेल बनते हैं एक से। सब में क्रोमोसोम की संख्या 23 होगी। ठीक है, यानी अर्धसूत्री विभाजन में क्या होते हैं कि जो पेरेंट सेल होते हैं उससे 4 डॉटर सेल बनते हैं, प्लस जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की संख्या होती है उसकी आधी हो जाती है। ठीक है, आधी क्यों होती है ये भी मैं रीजन आपको बताता हूं। क्योंकि जनन में क्या होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर उनके बच्चे यानी चिल्ड्रन को पहुंचाना, बेबी को पहुंचाना नीड होता है। तो माता पिता दोनों के गुण जाना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के गुण आधा आधा बच्चों में जाने चाहिए। इसीलिए जो है कि मेल और फीमेल के क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी मिलके, दोनों मिलके तब उसके बच्चों में जाती है, ताकि माता के और पिता के दोनों के गुण बच्चों में जा सके। ठीक है, जो कोशिका विभाजित होती है, ठीक है, वो दो तरह से होती है। पहला तो कैरियोकाइनेसिस होता है एंड देन साइटोकाइनेसिस होता है, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट कैरियो, सेकंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, कोई भी कोशिका विभाजन होने से पहले उसके केंद्रक का विभाजन होता है। अगर केंद्रक का विभाजन होता है तो कैरियोकाइनेसिस, पहले केंद्रक विभाजित हो जाते हैं, इस प्रकार केंद्रक जो है कि टूट के अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो कोशिका के अंदर इस प्रकार जो साइटोप्लाज्म भरा है वो बीचों बीच इस प्रकार पतला होते जाते हैं और टूट जाते हैं और दो कोशिका में बढ़ जाते हैं। तो न्यूक्लियस का टूटना कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का टूटना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। और क्रॉसिंग ओवर क्या है, जब क्रोमोसोम की संख्या, ये क्रोमोसोम है ना इस तरह का, जब ये आपस में कैरेक्टर को क्या करते हैं, एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, इस प्रकार क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों कहीं कहीं यहाँ कैरेक्टर को ट्रांसजरेट कर लेते हैं, एक से दूसरे में शामिल होने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो होते हैं नए गुण भी बच्चों में आते हैं। ठीक है, तो ये था क्रॉसिंग ओवर, जो कि आपको अर्धसूत्री विभाजन में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज। ठीक है, अब एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो केंद्रक होते हैं यानी कैरियोकाइनेसिस होते हैं, उसमें जो सबसे पहला स्टेज होता है प्रोफेज,
एंड देन होता है मेटाफेज, ठीक है। उसके बाद होता है एनाफेज, तब होता है टीलोफेज, ठीक है। जो आपका एनाफेज होते हैं, ये एनाफेज, इसमें 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, ठीक है। और ये 2 से 3 मिनट का समय लगता है, सबसे छोटी अवस्था इसी की होती है। उसके बाद और एक बात बता देता हूं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये जो ये जो होंगे समसूत्री विभाजन। एक बात और बता देता हूं, जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, वो जो होते हैं समसूत्री विभाजन के अलग और अर्धसूत्री विभाजन के थोड़े से डिफरेंसेस दोनों में अलग अलग देखने को मिलेंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट भी होते हैं, प्रोफेज सेकंड भी होते हैं, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट जो होते हैं, इसके जो प्रोफेज फर्स्ट समसूत्री विभाजन से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब प्रोफेज 2 की बात करेंगे तो फिर समसूत्री विभाजन की ही तरह डिट्टो होंगे, ठीक है, जैसा कि समसूत्री में होंगे। यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन में जो प्रोफेज फर्स्ट होंगे उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होनी शुरू होने की कगार पे होती है, ठीक है। लेकिन समसूत्री में ऐसा नहीं होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट्स के जितने होते हैं उतने ही उसके डॉटर में होते हैं। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना, ठीक है।